जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आय की गणना। राष्ट्रीय आय के मापन की 3 विधियां हैं, जैसा कि आप जानते हैं। पहली विधि थी उत्पादन विधि, जिसे हम बोलते हैं मूल्य वृद्धि विधि भी बोलते हैं। दूसरी जो विधि थी वो आय विधि थी, और तीसरी जो विधि है वो व्यय विधि है। तो जो उत्पाद विधि या जो मूल्य वृद्धि विधि है, इसे हम लोगों ने अब तक देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे आय विधि। आय विधि द्वारा जो है राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। और आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना जो करते समय जो है कुछ बातें हैं, पहले हम लोग उससे जान लेते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये विद्यालय की कुछ पुरानी फोटो थी, सोचा आपको दिखा देते हैं। ये पुराने स्टूडेंट है जो 7 साल पहले थे। आज के डेट में सारे बच्चे काफी बड़े हो गए हैं, मैक्सिमम बच्चों की शादियां हो चुकी हैं। चलिए देखते हैं। हम लोग देखेंगे जो है कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। आय विधि, आय विधि, आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना। आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना। आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना। तो सबसे पहले जो है कुछ और बातें हैं, उससे पहले हम लोग समझते हैं। घरेलू आय, घरेलू आय, घरेलू आय बराबर होता है घरेलू उत्पाद होता है। क्या होता है? घरेलू उत्पाद होता है। घरेलू उत्पाद, इसी को हम लोग समझते हैं। अगर ये चीज आपको समझ में आ गया तो बहुत ही आसान है राष्ट्रीय आय की गणना करना। घरेलू आय घरेलू उत्पाद के बराबर होती है, इसी को समझते हैं। यानी जो घरेलू उत्पाद का जो मूल्य होता है वो घरेलू आय की बराबर होता है। सपोज कीजिए कि हम एक वित्तीय वर्ष ले रहे हैं, एक वित्तीय वर्ष ले रहे हैं और घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पादन कर रहे हैं। तो जो उत्पादक वर्ग है, उत्पादक, जिसको आप बोलते हैं प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, या हम कोई फर्म ले लेते हैं। कोई भी उत्पादक जब वो उत्पादन करेगा तो उसे जरूरत पड़ती है उत्पादन के साधनों की। किसकी जरूरत पड़ती है? उत्पादन की साधनों की। यानी उसे जरूरत पड़ती है भूमि, पूंजी, श्रम और साहस। किसी भी उत्पादों को, किसी भी फर्म को, किसी भी कंपनी को, किसी भी उद्योग को व्यवसाय शुरू करने से पहले जरूरत पड़ती है उत्पादन के साधनों की। तो ये 4 साधन है। उत्पादक क्या करता है? सबसे पहले जो है उत्पादन के साधनों को वो खरीदता है, उनको अपने यहाँ काम पे रखता है, उनसे पहले काम लेता है और उनसे वस्तुओं सेवाओं का वो उत्पादन करता है। सपोज कीजिए कि उत्पादन के ये 4 साधन है। इन 4 साधनों को लेकर जो है कोई उत्पादक ए जो है वो उत्पादन करता है। उत्पादन करने के बाद जो है जो उत्पाद तैयार होता है उसको वो बेचता है। क्या करता है? बेचता है। बेचने के बाद जो राशि उसे प्राप्त होती है उसी को बोलते हैं हम लोग जो है घरेलू उत्पाद का मूल्य। क्या बोलते हैं? घरेलू उत्पाद का मूल्य बोलते हैं। या हम कह सकते हैं वो फर्म की आय हो गई, या उत्पादक की वो आय हो गई। यानी उत्पादन के बाद जो जितनी सारी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, सारी वस्तुओं को जब बेच दिया जाता है, तो बेचने के बाद जो राशि प्राप्त होती है उसी को बोलते हैं कुल आय, या क्या बोलते हैं? TR बोलते हैं। ठीक है, जो कि घरेलू उत्पाद के मूल्य के बराबर होता है। जैसे सपोज कीजिए एक ही उत्पाद है, इस उत्पाद का मूल्य कुछ होगा, मान लेते 50 रुपया।
तो घरेलू उत्पाद का मूल्य कितना हुआ? 50 रुपया हुआ। और ये 50 रुपया उत्पादों को मिला तो उसकी घरेलू आय भी क्या हो जाएगी? 50 रुपये हो जाएगी, है ना। इसी को हम लोग समझते हैं। सपोज कीजिए कोई उत्पादक है, उत्पादन के साधनों को लेकर जो है वो वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करता है, और जो उत्पादन प्राप्त होता है उसको बेचकर जो उससे राशि प्राप्ति होती है, जो उससे पैसा मिलता है, वो मान लेते हैं 100 रुपया। कितना है? 100 रुपया। कितना है? 100 रुपया। यानी इसको मान लेते हैं ये जो 100 रुपया किसके बराबर है? घरेलू उत्पाद के बराबर है, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डीपी जिसको कहते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू उत्पाद के बराबर है। घरेलू उत्पाद का मूल्य कितना है? 100 रुपया। उसने 100 रुपये में बेचा। अच्छा, जब उसने 100 रुपये में बेचा तो उसकी आय कितनी हुई? उसकी घरेलू आय कितनी हुई? 100 रुपया, यानी डोमेस्टिक इनकम। तो यहाँ पर आपको देखने से इसी मिल जा रहा है कि जो है ये भी कितना है? 100 रुपया। उत्पाद का जो मूल्य कितना था? डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मूल्य कितना था? वो कितना था? 100 रुपया। तो इसी बात से इसी जगह क्लियर हो जा रहा है कि जो घरेलू आय होती है, जो डोमेस्टिक इनकम होती है, वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट की क्या होती है? बराबर होती है। किसी उत्पाद का जो मूल्य होगा, किसी उत्पाद को बेचने पर हम बेचेंगे कितने पे? जितना उसका मूल्य होगा। तो वो मूल्य जब किसी उत्पाद को बेचा जाता है तो बेचने के बाद जो राशि प्राप्त होती है वही क्या होती है? वही आय हो जाती है उत्पादक की। तो किसी उत्पाद का जो मूल्य होता है वो उत्पादक के लिए इनकम का काम करती है, यानी उसके लिए वो आय होती है। अगर हम घरेलू अर्थव्यवस्था में बेच रहे हैं तो वो घरेलू आय होगी। घरेलू अर्थव्यवस्था में बेच रहे हैं तो वो घरेलू उत्पाद हुआ, घरेलू उत्पाद को बेच रहे हैं। तो एक चीज क्लियर हो रही है कि डोमेस्टिक इनकम जो होती है डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर होती है, यानी जो घरेलू आय होती है घरेलू उत्पाद के बराबर हो गई। थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। होता क्या है, उत्पादों को कितना मिला? 100 रुपया मिला। बेचने के बाद कितना मिला? 100 रुपया। तो अब यहाँ पे ये देखा जाता है कि उत्पादन में जो है योगदान जो लोग दिए हैं उनको भी तो चाहिए उस योगदान के बदले। मान लेते हैं कि भूमि जिसने अपना योगदान दिया था, उत्पादक ने 20 रुपया इसको दे दिया। जो पूंजी था, पूंजी को भी 20 रुपया दे दिया पूंजीपति को। जो एक साधन था, जो श्रम एक साधन था, जो श्रमिक था, इसने भी काम किया, इसको भी उसने क्या दिया? 20 रुपया दे दिया। टोटल कितने हुए? 60 रुपये। लेकिन बेचा कितने में? 100 रुपये का। तो अभी भी 40 रुपया बचा है। तो 40 रुपया उसने खुद ले लिया। 40 रुपया उसने खुद ले लिया। तो ये 40 रुपया उसका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। उसका क्या हो गया? लाभ हो गया। क्या हो गया? लाभ हो गया। तो यहां पर हम अगर देखेंगे कि ये जो श्रमिक को, जो मजदूर को जो दिया है, ये क्या है? ये कर्मचारियों का पारिश्रमिक है। कर्मचारियों का क्या है? पारिश्रमिक है। भूमि को, पूंजी को, साहस को जो मिला है वो क्या है? प्रचालन अधिशेष है। वो क्या है? प्रचालन अधिशेष है। अगर सपोज कीजिए कि जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, वही अगर पूंजीपति भी हो जाए, क्या हो जाए? पूंजीपति भी हो जाए, यानी वही पैसा लगाए, तो ये 20 रुपया भी उसको मिल जाएगा। यानी 20 रुपया और 40 रुपया, यानी ये हो जाएगा स्वनियोजितों की मिश्रित आय हो जाएगा। यानी हमारे कहने का मतलब है कि कर्मचारियों का जो पारिश्रमिक होता है, जो प्रचालन अधिशेष होता है, और जो स्वनियोजितों की मिश्रित आय होती है, इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो वो हो जाता है घरेलू आय के बराबर। जैसे यहाँ पर अगर हम सबको जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 100 रुपये। क्या हो जाएगा? 100 रुपये। ठीक है, यानी हम इसको घरेलू आय घरेलू उत्पाद के बराबर, ये चीज तो क्लियर हो गया। और हमको यहाँ पे ये भी समझ में आया कि जो घरेलू आय है रियल में ये कहीं न कहीं कर्मचारियों का पारिश्रमिक है, प्रचालन अधिशेष है, और स्वनियोजितों की मिश्रित आय है। इसको हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे। अभी थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। आपको अगर समझ में आ रहा है तो जरूर बताएं कि हमें समझ में आ रहा है। देखिए, घरेलू आय, घरेलू आय बराबर क्या होता है? घरेलू उत्पाद। ये हमें समझ में आ गया। यानी
DI डोमेस्टिक इनकम बराबर डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ अगर हम क्या ले लें, जी ले लें, इधर भी जी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। GDI बराबर GDP, इधर भी जी है, इधर भी जी से कट जाएगा, यानी हमने जी से इधर गुणा किया तो इधर भी जी से गुणा कर दिया है, इसी समीकरण पर कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो GDI है ये क्या है, ये ग्रास डोमेस्टिक इनकम हो गया है, यानी सकल घरेलू आय हो गया। और यहाँ पे क्या है, सकल घरेलू उत्पाद, यानी सकल घरेलू जो आय होती है वो सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होती है। हमको ये चीज भी मिल गया। अगर हम जी की जगह जो है, जी को छोड़ दें, दोनों जगह एन ले लें, क्या ले लें, एन, तो ये क्या हो जाएगा, NDI बराबर हो जाएगा NDP। तो एन क्या है, एन नेट है, शुद्ध है, यानी शुद्ध घरेलू आय बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद। हमें कई चीजें पता चल रही हैं कि घरेलू आय बराबर घरेलू उत्पाद होता है, सकल घरेलू आय बराबर सकल घरेलू उत्पाद होता है, शुद्ध घरेलू आय बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है। कई बातें हमको यहां से पता चल रही हैं। चलिए खैर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना। आय विधि द्वारा जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उत्पादक है, जितने भी साधन हैं, वे अपने उत्पादन प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं और बदले में जो है उनको कुछ राशि मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अर्जित आय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्जित आय। इसी चीज को हम लोग समझेंगे कि देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है, आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की कोई ज्ञात करना। आय विधि से राष्ट्रीय आय की माप करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था के घरेलू सीमा के अंदर सभी उत्पादकों द्वारा अर्जित साधन आय की गणना निम्न रूपों में की जाती है। जितने भी उत्पादक होते हैं उनके द्वारा जो अर्जित आय होती है, जो अर्जित साधन आय होती है, हम लोग उसी को समझते हैं। अब अर्जित साधन आय की मैंने 3 श्रेणियां बताई थी आपको। क्या बताई थी, 3 श्रेणियां बताई थी। पहला बताया था कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ये कर्मचारियों का पारिश्रमिक। दूसरा प्रचालन अधिशेष। तीसरा स्वनियोजितों की मिश्रित आय। स्वनियोजितों की मिश्रित आय यानी जो उत्पादक है, जो वो उत्पादन जो वो कर रहा है, उत्पादन के बाद जो उसे पैसा जो मिलता है, वो पैसा जो है इन 3 जगहों पर डिवाइड हो जाता है। आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय को निम्न चरणों में हम निकालते हैं। पहला स्टेप क्या है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस प्रचालन अधिशेष प्लस स्वनियोजितों की मिश्रित आय। तीनों को अगर हम जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा, शुद्ध घरेलू आय मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, शुद्ध घरेलू आय मिल जाएगा। साइड करते हैं इसको। देखिए पहला जो स्टेप है, पहला चरण फर्स्ट, कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस प्रचालन अधिशेष प्लस स्वनियोजितों की मिश्रित आय, स्वनियोजितों की मिश्रित आय।
उत्पादक जो प्रोड्यूसर है, अब वस्तुओं सेवाओं को जब वो बेचता है, बेचने के बाद जो उसे आय प्राप्ति होती है, उस आय को क्या करता है, उत्पादन के साधनों को वो बांट देता है। जब वो बांटता है तो उस अर्जित आय को जो है वो किस तरह से बांटता है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक हो जाएगा, जो कर्मचारी होंगे, जो अधिकारी होंगे, कुछ हिस्सा उनको मिल जाएगा, प्रचालन अधिशेष के रूप में भी चला जाएगा, जो भूमि है, जो पूंजी है, भूमि को लगान चाहिए, पूंजीपति को जो ब्याज चाहिए, शासी को लाभ चाहिए, अधिशेष, यह है अधिशेष। स्वनिष्ठों की मिश्रित है, ये 3 जगह वो डिवाइड हो जाती है। सब कुछ जोड़ दीजिए, सब कुछ जोड़ देंगे तो इसी को बोला जाता है शुद्ध घरेलू आय। शुद्ध घरेलू आय क्या बोला जाता है इसी को, शुद्ध घरेलू आय। यानी जो आय हुई है वो आय जो है साधन आय में डिवाइड हो गई है, शुद्ध घरेलू आय इसी को बोला जाता है। अब जानते हैं कि जो शुद्ध घरेलू आय होता है वो शुद्ध घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो शुद्ध घरेलू आय होती है वो शुद्ध घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। देखिए घरेलू आय बराबर घरेलू उत्पाद, हमने यहाँ शुद्ध लिया है तो यहाँ पे भी क्या ले लिया है, शुद्ध। यानी शुद्ध घरेलू आय बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है। भाई उत्पाद का जो मूल्य होगा, उस मूल्य को जब बेचा जाता है, उस वस्तु को जब बेचा जाता है, बेचने के बाद जो पैसा जो आता है, उसी पैसे को जो है साधनों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो जो घरेलू आय होती है वो घरेलू उत्पाद के बराबर हो जाती है। शुद्ध को हम व्यक्त करेंगे यन से, यानी हो जाएगा यन डी आई हो गया। इधर क्या हो जाएगा, यन डी पी, क्या हो जाएगा, यन डी पी हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए अब हमको ये पकड़ के चलना है, हमको चाहिए, ये चाहिए नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, हमको ये चाहिए। तो यहाँ पे फैक्टर कास्ट, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड फैक्टर कास्ट लगा देते हैं, क्योंकि ये जो घरेलू आय, जो शुद्ध घरेलू आय है या जो शुद्ध घरेलू उत्पाद है, या तो ये साधन लागत पे होगा या तो बाजार कीमत पे होगा। लेकिन जो बाजार कीमत पे होता है उसमें टैक्स इंक्लूड रहता है, और ये जो है कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्रचालन अधिशेष स्वनिष्ठों की मिश्रित है, ये इनकम, इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं रहता है, यानी ये शुद्ध है। ये क्या शुद्ध है, यानी ये साधन लागत पे है। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे फैक्टर कास्ट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, फैक्टर कास्ट हम लगा सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, ये डोमेस्टिक है, ये डोमेस्टिक है, क्योंकि यहाँ पे क्या, ये नेशनल है, क्या है, नेशनल। हमको जो डोमेस्टिक को जब नेशनल कन्वर्ट करते हैं तो एनएफआईए को जोड़ते हैं, दोनों साइड एनएफआईए को जोड़ देते हैं, यानी हो जाएगा एन डी आई एट फैक्टर कास्ट प्लस एनएफआईए। एनएफआईए इधर भी जोड़ देते हैं बराबर, इधर देखिए एन डी पी एट फैक्टर कास्ट प्लस एनएफआईए, दोनों तरफ इसको जोड़ देते हैं। इससे समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो जब एनएफआईए जोड़ेंगे तो डोमेस्टिक जो है नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हो जाएगा एन एन आई हो जाएगा, एन एन आई एट फैक्टर कास्ट बराबर, इधर क्या जाएगा, एन एन पी एट फैक्टर कास्ट। तो जो एन एन पी एट फैक्टर कास्ट है, यही क्या है, यही ना राष्ट्रीय आय है, यही क्या है, राष्ट्रीय आय है, यही हमारी क्या है, राष्ट्रीय आय है, यही हमारी क्या है, राष्ट्रीय आय है। हमने बताया कि आपको जो है जब भी राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे हम हमेशा एनएनपी एट फैक्टर कास्ट ही निकालेंगे। ठीक है, या देखिए नेट, नेट का मतलब क्या हुआ, शुद्ध, शुद्ध। एन का मतलब क्या हुआ, राष्ट्रीय, शुद्ध राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय। इधर क्या हो गया, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, दोनों ही साधन लागत पे है, इधर भी साधन लागत पे, इधर भी साधन लागत पे। ठीक है, तो ये जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है एट फैक्टर कास्ट, इसी को हम क्या बोलेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, यही ना है, इसी चीज को हम ऐसे लिखे हैं। तो ये शुद्ध राष्ट्रीय आय हो गया। राष्ट्रीय आय जब भी हम ज्ञात करते हैं तो राष्ट्रीय आय का मतलब हम वो शुद्ध वाला ही निकालते हैं,
यानी जो एनएनपी एट फैक्टर कास्ट है इसी को बोलते हैं एनएनआई एट फैक्टर कास्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आय विधि द्वारा जो है राष्ट्रीय आय की गणना यानी एनएनपी एट फैक्टर कास्ट को निकालते हैं। इसे ज्ञात करते समय कुछ सावधानियां भी हैं, उससे भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं, शायद दिखाई दे रहा होगा आपको। सावधानियां, वृद्धावस्था पेंशन, जो लोग बुजुर्ग हैं जिनको वृद्धा पेंशन मिलता है, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता, जेब खर्च को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय आय में जो है वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी, जेब खर्चे को नहीं शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय में अर्जित आय को शामिल किया जाता है। अर्जित आय एक ऐसी आय होती है जिसके बदले किसी न किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है, उसमें योगदान दिया जाता है। दूसरा, चोरी, जुआ, काला धन से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना चाहिए। तो जो चोरी होती है, जो जुआ होता है, जो ब्लैक मनी होती है, इसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। कमीशन तथा दलाली को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना चाहिए। किसी को कमीशन मिल गया, दलाली, जो लोग दलाली करते हैं, इसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। लॉटरी द्वारा कुछ लोग पैसा कमा जाते हैं, तो लॉटरी को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। निगम कर एक टैक्स है, तो जानिए जो जितने प्रकार के टैक्स है, टैक्स को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। निगम कर हो चाहे जीएसटी हो तथा आयकर हो, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जिसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की मूल्य को शामिल किया जाता है, और वो जो मूल्य होता है वो साधन लागत पे होता है, यानी एनएनपी एट फैक्टर कास्ट पे होता है। एनएनपी एट मार्केट प्राइस में नहीं, मार्केट प्राइस में टैक्स ऑलरेडी आ जाता है, तो हम टैक्स को निकाल देते हैं, यानी जो होगा वो साधन लागत पे होगा। साधन लागत पर किसी वस्तु या सेवा का अंतिम रूप से जो मूल्य है उसी को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। चलिए, तो ये हो गया हमारा जो है आय विधि द्वारा जो है राष्ट्रीय आय की गणना। आपको यदि समझ में आ गया तो हमें जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।